आप सुन रहे हैं FM 91.2 मेगाहर्ट्ज़ GNIOS का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मेरे यानी गौरव शर्मा के साथ। और वक्त है हमारे नए कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम का, जिसका टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति चौहान, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो कि महिला और बालिकाओं के शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं, वर्क करते हैं। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कम्युनिटी रेडियो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। मैं आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो श्रोताओं शिक्षार्थियों, एक बार मैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की तरफ से इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे आरजे महोदय ने बताया कि आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं और उनका मैं परिचय देना चाहूँगा। वो हैं डॉक्टर ज्योति चौहान जी। और डॉक्टर ज्योति चौहान जी का जैसा कि परिचय दिया गया कि एक समाज सेवी के रूप में तो ये कार्य करती हैं, साथ के ही साथ ये बालिका शिक्षा के प्रति, महिला शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक है और समाज में ऐसी संचेतना फैलाने के लिए कार्य करती रहती हैं। और जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं, मैं उससे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को सुने और इस कार्यक्रम के दौरान बताई गई सभी शिक्षाओं का अनुपालन करने में समाज में मदद करें, जिससे कि लोगों को मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। तो मैडम, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और कार्यक्रम से पहले हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे कि इस समय देश में क्या स्थिति है बालिका शिक्षा की और कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसी आदर्श शिक्षा होनी चाहिए। और जैसा कि श्रोताओं आप जानते हैं कि एक बालिका सिर्फ एक परिवार का एक सदस्य मात्र नहीं है। अगर हम लोग उसको एक मदर सेल के रूप में देखें, अगर मैं बायोलॉजी के टर्म में बात करूं कि एक बालिका ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में मतलब मदद करती है, परिवार को आगे बढ़ाती है, जो कि बात अब हरियाणा में भी समझ में आ गई है। और पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा समाचार पत्रों के माध्यम से या न्यूज़ में कि वहाँ पर अब जो अनुपात है, लिंग अनुपात है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हरियाणा प्रदेश भी उन सभी राज्यों के बराबर हो जाएगा और समान व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी, कोई लिंग भेद नहीं होगा। तो मैडम, जैसा कि आज हम लोग इस कार्यक्रम में बैठे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप इतना समझ रहे हैं श्रोतागण कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ में रहते हैं। आप जम्मू से लेकर के केरल तक जाएं और इधर गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक जाएं, देखेंगे कि बहुत सारे धर्म और बहुत सारे संप्रदाय के लोग एक साथ निवास कर रहे हैं। तो ज्योति मैडम, सबसे पहले क्या हम लोग अपने श्रोताओं को ये बताएं कि जो भारत का धार्मिक परिप्रेक्ष्य है, जो रिलीजियस सिनेरियो है इंडिया का, क्या उसके मद्देनज़र भी हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बालिका शिक्षा की बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह के ऐसे शिक्षा अभियान जो चल रहे हैं वो समाज के अंदर धर्म को ध्यान में रखते हुए भी किए जा रहे हैं। अब धर्म के अंदर अगर हम देखें तो जैसे हिंदू या मुसलमान या जो भी हमारे यहाँ समाज के अंदर लोग रहते हैं विभिन्न धर्मों के, उनके अंदर हर एक के अंदर एक अलग नियति है, सोच है कि किस तरीके से हम अपनी बेटियों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। वो हर एक की एक मानसिकता जो है उनके धर्म के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब इस चीज़ को एक बीमारी भी कह सकते हैं कि मानसिकता इतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो मेरे हिसाब से जो है कि बच्चों को या बेटियों को पढ़ाने के लिए धर्म का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि धर्म का प्रभाव भी बालिका शिक्षा या शिक्षा पर रहता है? बिल्कुल जी। और विशेषकर आपने हिंदू और मुस्लिम की बात करी है, तो क्या अगर इन धर्मों के बीच में जो परिवार बन रहे हैं, उन परिवारों का भी कुछ दायित्व है कि बालिका शिक्षा के प्रति कोई संचेतना रखें? बिल्कुल, परिवार का ही सबसे बड़ा दायित्व है और परिवार के अंदर भी माँ का जो है वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है। माता पिता दोनों ही बच्चे की परवरिश के लिए एक उसके संरक्षक होते हैं। माँ बाप को तो दोनों को ही उस बच्चे के लिए, बेटी के लिए खासतौर पे सोचना चाहिए कि ये जो है समाज का एक हिस्सा है और ये आगे जाके हमारी समाज को आगे बढ़ाएगी या और दो परिवारों को शिक्षित करेगी, क्योंकि वो अपने आप में अगर शिक्षित होगी तो वो कहीं पर भी निर्बल नहीं होगी। समाज के अंदर वो कभी भी कमज़ोर नहीं महसूस करेगी और हर मोड़ पे या हर कदम पे वो हर एक का साथ भी देगी। तो एक समाज की एक मजबूत आधार बनाने के लिए बेटी को शिक्षित करना माँ बाप का ही सबसे पहला कर्तव्य है। अब देखिए मैडम, जैसे कि कई बार हम लोग देखते थे कि समाज में कई बार कुरीतियाँ होती थी कि हम लोग बालिका को मतलब
सेक्स डिटेक्शन करा के मतलब उसको जो गर्भपात कराया जाता था, उन सब चीज़ों से अब हम लोग का समाज जो है उभर रहा है। कहीं ना कहीं समाज में एक संदेश चला गया है कि बालिका परिवार की भी आवश्यकता है, समाज की भी आवश्यकता है। अच्छा, किसी परिवार में जब बालिका आती है तो वो सिर्फ आपके परिवार की बालिका नहीं है, उसके विवाह के उपरांत वो किसी का परिवार बनने जा रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसे माता पिता का, ऐसे अभिभावकों का दायित्व तो और बढ़ जाता है कि वो जो परिवार में बालिका है उसकी शिक्षा के प्रति सचेत रहें। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल एस्टेब्लिश है, रिकॉर्ड्स हैं, डेटा है कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अक्षर व्यक्ति है, तो उसके जीवन में जो झंझावात होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो उस अज्ञानता के चलते और बढ़ जाती हैं। हाँ। चाहे वो आर्थिक स्तर की हो, चाहे वो सामाजिक स्तर की हो। बिल्कुल। अगर वही व्यक्ति साक्षर है, कुछ पढ़ा लिखा है, अपने आप को पढ़ने लिखने में सक्षम पाता है, तो समाज में उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज में एक स्थान पाने की, राजनीतिक उसमें पाने की वो हो। तो अगर मैडम हम इन सब चीज़ों को देखें कि जो पारिवारिक साक्षरता है, एक परिवार जहाँ पे माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो क्या पारिवारिक साक्षरता का भी महत्व है? और खासकर इसको आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले अभियान के साथ कैसे देखती हैं मैडम? बिल्कुल, इसका पारिवारिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परिवार से ही बेटी जो है आगे बढ़ती है। पहला उसका परिवार ही होता है जो उसको शिक्षित करने की ओर सोचता है। अब इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि परिवार के अंदर कई बार ज़्यादातर जो है पैसे की कमी होती है, उसकी वजह से वो बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, या पेरेंट्स की अपनी इलिटरेसी होती है तो वो उसके बारे में नहीं सोचते हैं ज़्यादा, या फिर लिंग भेद होता है कि बेटा और बेटी के अंदर वो बेटी को कई बार कोशिश करते हैं कि ना पढ़ाएं, चलो इसने क्या करना है, दूसरे के घर जाना है, लेकिन बेटे को पढ़ाया जाता है। या फिर बेटी को सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है कि चलो थोड़ा बहुत जो सीख लेगी, नाम वाम लिखना सीख लेगी, काफ़ी है इसके लिए, लेकिन बेटे को पब्लिक स्कूल्स में डालते हैं या अपनी सामर्थ्य के हिसाब से डाल देते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो ये भेदभाव है, ये भी पेरेंट्स के ऊपर बहुत, तो परिवार के ऊपर ही ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। परिवार को ही सोचना पड़ता है इन सब चीज़ों के बारे में कि हमें बेटी के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, बेटी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और फिर हमारी स्कूल की पॉलिसीज़ भी कई सारी ऐसी हैं जो बेटियों को साक्षर करने में, पेरेंट्स के साथ साथ बेटियों को साक्षर करने में रोल निभाती हैं, कि स्कूलों के अंदर ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं कि बेटियां जो हैं अपने आप को खुद ग्रूम करें, खुद बनाएं, इतना खूबसूरत बनाएं कि वो आगे जाके समाज के अंदर एक बहुत खूबसूरत रोल प्ले कर सकें। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। और परिवार के साथ साथ मैं कहूँगी कि सोसाइटी, स्कूल्स, गवर्नमेंट, सबका इसके अंदर एक मेन रोल होता है जो बेटियों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अब हम लोग मैडम समानता की बात करें, एक परिवार में एक भाई है और एक बहन है, तो कई बार हम लोग देखते हैं और कई सारे इसके ऊपर विज्ञापन भी बने टेलीविज़न पे या रेडियो पे, हम लोग देखते हैं कि अगर घर में माता को कोई काम करवाना होता है, मान लीजिए गिलास पानी की हम बात करें, तो अगर वो एक गिलास पानी किचन से ड्राइंग रूम में आना है तो माता हमेशा बिटिया का नाम ही लेगी। हाँ जी, कि बेटा ये गिलास पानी ले आओ। तो उसमें भी हम ये भेदभाव देते हैं कि वो अपने बेटे को ना कह के फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बेटी को ही देती कि बेटी गिलास पानी ला दे। हाँ, क्यों? तो कहीं ना कहीं देखिए, माता जो कि स्वयं एक नारी है, एक बालिका रही होगी कभी, उसका भी परिप्रेक्ष्य वही है कि सबसे पहले मुझे अपनी बिटिया को ये बोलना। शायद उसके पीछे कई सारे सामाजिक कारण भी है कि विवाह के उपरांत इसको ऐसे ही घर संभालना है, लेकिन वो तो विवाह के उपरांत की बात होगी मैडम। लेकिन आज जो बालिका है, उसका भाई है और वो है, तो क्यों ना उनको समानता मिलनी चाहिए कि एक बार अगर भाई से पानी मांगा जाए तो एक बार ही बहन से मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा बहन से ही मतलब पानी मांगा जाना चाहिए। तो जो सामाजिक ये मतलब पारिवारिक जो असंतुलन है, इसको आप कैसे और रखना चाहेंगी इस मंच के माध्यम से? देखिए, अगर माँ इस तरीके से भेदभाव करती है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उसके लिए तो दोनों बच्चे उसके अपने एक से ही होने चाहिए। उसको मानना भी, वैसे मानती तो वो यही है कि मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन जहाँ पानी, जैसे आपने मेरे को बोला पानी मांगने की बात है, तो हाँ, अगर वो बेटी से खाली मांगती है और बेटे से नहीं मांगती है, वो भी वहीं बैठा हुआ है या वो फ्री है, बेटी कुछ काम कर रही है और उसके बाद बेटी को उठाया जाता है, तो ये माँ की जो है एक
सोच में कमी है, क्योंकि खुद माँ होते हुए या खुद औरत होते हुए उसको ये उसके अंदर एक अवेयरनेस की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, कि बेटी के लिए भी उतने ही हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए जितना हम बेटे के लिए हैं। अब बेटे को हम बहुत सारी चीज़ों की नहीं समझा पाते हैं, बेटे को हम नहीं मानते हैं कि भाई बेटे को सारे संस्कार नहीं दिए जाते, सारे संस्कार जो हैं बेटियों के लिए हैं। क्यों? ये सारी सोच जो है एक औरत की मानसिकता दर्शाती है कि वो कितना ज़्यादा आगे के बारे में सोचती है। अगर उसको बेटी को पानी नहीं मांगना, जैसे कहते हैं कि पानी नहीं मांगना, पानी ही नहीं हर मुद्दे के ऊपर उसे बेटे को भी उतना ही ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, या बेटे के लिए भी उतना ही ज़्यादा उसको सेंसिटिव होना चाहिए जितना वो बेटी के लिए है, या बेटी को जितना ज़्यादा वो संस्कार सिखाना चाहती है, मैं ये कहूँगी कि बेटे को भी उतनी संस्कार सिखाना चाहिए। वो कब होगा? जब माँ खुद जो है एक शिक्षित होगी, सभ्य होगी, और एक समाज के अंदर बेटी को भी एक स्ट्रॉन्ग भूमिका देने के लिए एक खुद भी अपने दिमाग को या अपने आप को सक्षम मानेगी। तब ये मानसिकता तो माँ को भी बदलनी होगी और पिता को भी बदलनी होगी। तो मैडम हम लोग जैसे पारिवारिक साक्षरता की बात करते हैं तो परिवार में माता पिता हैं, भाई बहन है, ठीक है। अब उनकी एक साक्षरता का स्तर है, कई बार हम लोग देखते हैं कि भारत जैसे देश में आज भी माना जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं, पुरुषों को पढ़ाई के प्रति ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं परिवार में, मतलब तो क्या कहीं ऐसा लगता है कि महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा के प्रति भी कोई संचार अभियान चलाना चाहिए, या परिवारों को ये बताया जाना चाहिए कि जितनी आवश्यक आपके बेटे की शिक्षा है उतनी ही आवश्यक आपकी बिटिया की शिक्षा है? हाँ, बिल्कुल ऐसे अभियान चलाने चाहिए और चल भी रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी वही बात है ना कि सब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या सब लोग इसकी पहुंच तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ज़रूर पहुंचेंगे, मैं तो यही कहूँगी। और मैडम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के सामुदायिक रेडियो का हमेशा मतलब एक दायित्व रहता है कि ऐसे विषयों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए। और जो भी शिक्षार्थी और श्रोता इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो वो हमसे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे आरजे महोदय उनको नंबर भी बताएंगे इनको। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में इस विषय से संबंधित तो प्लीज़ आप कॉल कीजिए। जी, हमारा कॉल नंबर है 1800180253। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में, और ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर अभी नंबर लगाइए। हमारे साथ में एक्सपर्ट बैठी हुई है और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम भरसक प्रयास करेंगे। तो मैडम हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा के बारे में, और आपने बताया कि बालिका शिक्षा भी उतनी आवश्यक है जितनी कि बच्चों की, मतलब जो बेटा है परिवार में उसकी शिक्षा। तो अच्छा मैडम, अब हम लोगों ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया था धार्मिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के, तो कई सारे धर्मों को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि उनमें वो एक निश्चित स्थान पर ही जाके शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, या परिवार से ही कुछ सीख लेते हैं कि हमको कढ़ाई बुनाई करना आ गया, ये सफिशिएंट है। तो क्या मानती हैं कि वो जो पारिवारिक शिक्षा थी, जिसको मैं कढ़ाई बुनाई कह रहा हूँ, तो क्या उसको हम व्यावसायिक स्तर पे किसी ले जा सकते हैं, या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जैसे संस्थानों से जोड़कर उन बच्चों को पढ़ा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम लोगों को ऐसे अभियान जो हैं स्कूल के अंदर ही स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी बेटियां जो हैं, काफ़ी सारी लड़कियां स्कूल के अंदर जाके एमलेस फ्यूचर समझती हैं अपना, कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेटियों का मतलब पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं होता, लेकिन उनका और चीज़ों के अंदर और आर्ट्स के अंदर उनके बहुत इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम ऐसे बच्चों को, सारी फैसिलिटीज़ तो सब जगह नहीं मिलेंगी, स्कूल के अंदर हम हर स्कूल के अंदर अगर ये फैसिलिटीज़ मुहैया कराएं कि जो भी, तो उससे क्या है, बेटियां जो है स्कूल जाने में इंटरेस्ट लेंगी, ठीक है, उसके साथ साथ वो वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज करेंगी जो कि उनके आगे फ्यूचर में काम आएगा। उससे क्या है कि बेटियां स्कूल जाएंगी, स्कूल में और नहीं तो थोड़ा बहुत तो उनको शिक्षा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का माहौल है, तो उसको थोड़ा सा वहाँ पे भी इंटरेस्ट आएगा। अगर खाली हम स्पेशल वोकेशनल कोर्सेज के लिए भेजेंगे तो वहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर एक वो ही चीज़ समझने को मिलेगी, उसको दूसरी चीज़ों के दायरे से वो बाहर हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज के अंदर अगर हमने रहना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और खासकर मैडम अगर हम लोग व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो किस प्रकार के कोर्सेज को आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी बालिकाओं को? अब इसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, आपका पेंटिंग है, ड्राइंग्स हैं, और इसके अलावा आपका टूरिज्म से रिलेटेड होता है कुछ, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स है, और आपका इसमें ब्यूटिशियन का हो गया। तो जो छोटे छोटे कोर्सेज, और अगर हम लोग होम साइंस की बात करें तो उसमें कुकिंग हो गया। बिल्कुल, पहले ज़्यादातर
ज़्यादातर सभी स्कूलों में हम लोगों ने भी करी है, हमारे टाइम में थी, लेकिन आज के में मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्कूलों से ये हटा दिया गया है, या है तो बिल्कुल नेग्लेक्ट, मतलब एक तरीके से बिल्कुल ना के बराबर है। कंप्यूटर्स हैं, आप ऐसी चीज़ों को करिए, जब आप डिजिटल इंडिया या इस तरीके का आप अपने देश को बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों को सिखाने का। सेम इस तरीके से बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए, लेकिन गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी अगर ये वोकेशनल कोर्सेज स्कूल से ही इनको दिए जाएं, ठीक है, तो उससे क्या है, बच्चे के अंदर स्कूल जाने का इंटरेस्ट पैदा होगा। जो बच्चियां स्कूल में जाने से कतराती हैं या इंटरेस्ट नहीं है, वो कम से कम स्कूल आएंगी, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगी, और उनके लिए नेचुरली उनको इन सब चीज़ों की जब इंटरेस्ट आएगा तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद वो एक समाज के अंदर बहुत अच्छी भूमिका अदा करेंगी। तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने मैडम कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रति भी हमको बालिकाओं को प्रेरित करना चाहिए, और उनको किसी न किसी प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अगर हम लोग दाखिला करा दें तो निश्चित रूप से ही वो खुशहाल भविष्य की तरफ अग्रसर हो जाएंगी। तो मैडम जब हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो एक प्रश्न मेरे मन में ये भी आता है कि कई बार एक माध्यम जो है, शिक्षा का माध्यम भी एक बड़ा सा इसमें बाधा बनता है कि कई बार हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में आज भी माना जाता है कि हम लोग अंग्रेजी माध्यम से बच्चा पढ़ के आया तो बहुत अच्छा माना जा रहा है, जबकि ऐसा कहते नहीं है। राजभाषा है हमारी हिंदी, और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, भारत के बहुतायत राज्यों में बोली जाती है, और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैडम अगर शैक्षिक माध्यम की बात करें तो आपकी क्या सलाह होगी उन बालिकाओं के लिए कि वो अपने ही प्रदेश में रहते हुए हिंदी, इंग्लिश या जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें रहकर भी पढ़ाई कर सकती हैं या व्यावसायिक शिक्षा ले सकती हैं? देखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है, भाषा की जो प्रॉब्लम है, वो तो बहुत बड़ी है हमारे देश में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस हैं या जो भी प्रांतीय भाषा हैं, वो सब जगह जो है बच्चों को आगे बढ़ने में एक तरीके से कठिनाई पैदा कराती ही हैं। अगर आप किसी जगह रहते हैं, सपोज केरल में रहते हैं, तो आप मलयाली वहाँ पे सीखते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको इंग्लिश भी सिखाई जाती है। ऐसे ही हमारे देश में है, हमारे जैसे और राज्यों में हिंदी है जहाँ पे, वहाँ पे इंग्लिश भी एक सिखाई जाती है। लेकिन इंग्लिश सिखाने का जब आपको पता है हायर स्टडीज़ हैं या 10th के बाद जो भी स्टडी है वो ज़्यादातर सारी इंग्लिश में है, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश को केवल 6 से उन लोगों ने स्टार्ट किया। तो मेरा मानना ये है कि छठी में आने के बाद या बच्चे को जब इंग्लिश में डाला जाता है या इंग्लिश का वो सब्जेक्ट्स लेना शुरू करता है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है, और कई बार इससे डर के मारे बच्चों के अंदर, जो लड़कियों के अंदर भय बैठता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती और हम कैसे इसको करेंगे, तो वो छोड़ देती हैं स्कूल। मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज को कर रहे हैं, जब आपको पता है कि ये पॉलिसी जो है आगे जाके चेंज होगी, तो उसको मॉन्टेसरी वहाँ से ही इंग्लिश को एक तरीके से माध्यम बनाना चाहिए पढ़ाने का। जब सारे काम इंग्लिश के अंदर होते हैं तो इंग्लिश को फर्स्ट क्लास से या नर्सरी से आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वहाँ से जल्दी सीखता है, बजाय छठी में आने के बाद उसको अंग्रेजी दी जाए। अंग्रेजी जो है अपने आप में बच्चों के अंदर ना हवा बन के बैठ जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वो प्रॉब्लम में आती हैं। 10th के बाद अगर सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में है, सपोज उनको साइंस पढ़नी है और वो 10वीं तक हिंदी मीडियम से हैं, तो अंग्रेजी में नहीं कर सकती हैं, उसकी वजह से वो छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज रखिए, एक प्रांतीय भाषा रखिए, लेकिन इंग्लिश को जब सारी चीज़ें, कंप्यूटर्स है या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब अंग्रेजी में है, तो उसको बचपन से ही बच्चे को वो लैंग्वेज पढ़ानी कंपलसरी करिए। ये मेरा एक सुझाव है पर्सनल। नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी रखें कंपलसरी, क्योंकि उसको व्यावसायिक स्तर पर उस भाषा की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, वो कंपलसरी होना चाहिए। और मैडम आपने जैसे नर्सेस की बात की, तो मैं ये बताना चाहूँगा जैसे कि हमको पता है कि भारत में राइट टू एजुकेशन बिल पास हो चुका है, और शिक्षा राज्यों का दायित्व है, ये भी हमको पता है। किसी भी राज्य का दायित्व है कि वो 4 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। राइट टू एजुकेशन में बिल्कुल वर्णित है ये। हाँ जी। तो जब हम ये मान चुके हैं मैडम कि शिक्षा राज्यों का दायित्व है, तो अगर राज्य में पढ़ाई कर रहा है बालक या बालिका, तो निश्चित है कि उस क्षेत्र की भाषा का प्राइमरी लेवल पे उसको ज्ञान होना आवश्यक है, या वही चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर वो एक व्यवसाय की तरह अपने आप को स्थापित करता है या करती है, तो उसको कहीं ना कहीं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कि अंग्रेजी भाषा भी जाननी चाहिए, जिससे कि वो व्यवसाय के स्तर पर चीज़ों को लेकर के साथ में चल सके। और जैसा कि आपने बताया कि एक IT का दौर है, इस समय कंप्यूटर का दौर है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता जरूर होती है। लेकिन साथ साथ
साथ मैडम एक समस्या और देखी जाती है कि आज से जब मैं कार्यक्रम में बात कर रहा था आपसे पहले, तो आपने बताया कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसके ऊपर भी एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरत है उस पर तो पुनर्विचार करने की। मुझे लगता है कि वो हटा दे ही देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर अगर डर नहीं है तो बच्चे आजकल कहते हैं कि 8वीं तक तो हम ऐसे ही पास हो रहे हैं, और आके वो 9वीं में फंस जाते हैं, और सारा दायित्व जो होता है फिर वो टीचर्स के ऊपर आके फोड़ा जाता है कि आपने पढ़ाया नहीं। लेकिन मैडम, अगर हम लोग भारतीय शिक्षा प्रणाली की इस समय वर्तमान बात करें तो उसमें हमें बच्चों को किसी भी प्रकार का डर या भय दिखाकर पढ़ाई नहीं करानी है। और जैसे कि सीसी भी कहता है कि आप पाठ्यक्रमों के साथ साथ उन गतिविधियों को भी सम्मिलित करें जिससे कि बच्चे का समग्र विकास हो। उन गतिविधियों में हम खेलकूद को भी मानते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी मानते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स को भी मानते हैं। अब देखिए, भारत जैसे देश में कहाँ खिलाड़ी निकल पा रहे हैं? क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने कभी बताया नहीं कि बेटा आपको स्कूल में जाके वॉलीबॉल खेलना भी है, फुटबॉल खेलना भी है। या हम स्कूल पहुंच भी गए तो कभी प्रिंसिपल ने कहा भी नहीं कि आपको 8वां पीरियड गेम्स का ही है, कंपलसरी है। हमें ये बताया गया कि नहीं, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग जाना है, फिर बीटेक करना है, और आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी के हवाले अपनी शिक्षा को कर देना है। हाँ जी। जबकि इसके बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। हमको अपनी शिक्षा अपने देश के प्रति समर्पित करनी चाहिए, ना कि मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सीसी का पैटर्न है, मुझे तो लगता है कि वो उस पर मतलब ठीक है। और अगर हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की बात करें, जहाँ पे एक शिक्षार्थी विभिन्न विषयों को एक साथ ले सकता है कि आप मैथमेटिक्स के साथ में पेंटिंग भी ले सकते हैं, साथ ही साथ वोकेशनल का भी कोई कोर्स ले सकते हैं। तो क्यों ना मैडम शिक्षा की कोई ऐसी प्रणाली हो जो समग्रता को साथ में लेके चले, कंप्लीटनेस को साथ में लेके चले, जिससे कि उसको आगे आने वाले भविष्य में एक व्यवसाय की तरह स्थापित करने को अपने आप में दिक्कत ना आए। तो आपके इसमें क्या विचार है मैडम? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आप सारी चीजें मुहैया नहीं करा सकते। अगर मैं स्कूल के अंदर की बात करती हूँ तो आप सारी चीजें वहां नहीं दे सकते। स्पोर्ट्स देंगे, गेम्स का एक पीरियड होता है, हम भी बचपन में बड़ा बेसब्री से उसका इंतजार करते थे कि गेम्स का पीरियड आएगा तो हम उसमें एंजॉय करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप अगर ये कहें कि वोकेशनल कोर्सेज हैं, गेम्स है, स्पोर्ट्स के अंदर है, पढ़ाई है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अगर एक प्लेटफॉर्म पे दी जाएंगी बच्चे को तो वो कर लेगा। नहीं हो सकता ऐसा। इसके लिए अलग से एक होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर काम के अंदर एक टेक्निक प्रॉब्लम होती है। हर काम टेक्निकली अगर सिखाया जाए बच्चे को तो वो उसमें ज़्यादा अपनी एक हुनर दिखा सकता है। तो स्पोर्ट्स ज़रूरी है। थोड़ा बहुत एक पीरियड में क्या होता है, 40 मिनट का एक पीरियड होता है, अगर 50 मिनट का होता तो उसमें आप कितनी देर, 10-15 मिनट तो आपके ऐसे ही चले जाते हैं। तो उसमें आप सिर्फ एक ये है कि आप उसमें ब्रेन को आप अपने कंट्रोल सेटिस्फाई कर सकते हैं, दिल को खुश कर सकते हैं। बाकी आप स्पोर्ट्स नहीं सीख सकते। उसके लिए तो एक अलग ही अकेडमीज होती हैं जहाँ पे सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो पेरेंट्स के ऊपर है कि उस अकेडमीज में उनको भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। और वो बहुत कॉस्टली हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं उसमें बच्चे को भेजने, मतलब कर ही नहीं पाते हैं। मैं तो सिर्फ बेटियों की वजह से ये बात बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर आप बेटियों को डालिए, बहुत ज़रूरी है, उससे उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छा होगा। लेकिन आप अगर स्कूल लेवल पे बोलते हैं तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो नहीं मुहैया कराई जा सकती। ये तो हमारी गवर्नमेंट को, हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई आप बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे अलग से ऐसा कुछ बनाइए, वहाँ पे ऐसा प्रावधान करिए कि बेटियां आराम से अपने हुनर को दिखा सकें। जैसे कि मैडम हम लोग ये फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं इस समय, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए इसी फिजिकल एजुकेशन पर आधारित मूवी बन रही है। हाँ बिल्कुल। उसमें दिखाया जा रहा है कि बालिकाएं कैसे आगे जा रही हैं। बिल्कुल। इसी फिजिकल एजुकेशन पे ही बेस्ड होकर हमारी बालिकाओं ने विभिन्न राष्ट्रमंडल खेल ले लें या कोई सभी गेम्स ले लें, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है और बालिकाओं ने ही प्रदर्शन अच्छा किया है। हाँ। तो कंट्रास्ट ये है मैडम, मेरी बात कहने का अभिप्राय ये है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम उसको ही बार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। तो रादर उसको तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अच्छे संसाधन मिलने चाहिए कि जिससे उसमें और गुणात्मक विकास हो और अच्छे से खेल पाए। वो जो मैंने अभी कहा ना कि एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें नहीं दे सकती, उसके लिए तो अलग से ही हमें कोई एकेडमी बनानी पड़ेगी जहाँ पे उन बच्चों को उनका हुनर देखकर टीचर्स उनका हुनर देके उनको आगे रिकमेंड करें, उन बच्चों को वहां पे भेजें। तो वो बेटियों के लिए एक अलग होना भी चाहिए, लड़कियों के लिए खासतौर पर। जब हमारे देश की बेटियां इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं तो नेचुरली उनके लिए गवर्नमेंट को और हम लोगों को, समाज को, सोसाइटी को, सबको एक इस चीज के लिए बेटियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए उसको हिम्मत भी देनी चाहिए और वहां पे उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। ये हमारा भी कर्तव्य है।
खाली सरकार का ही नहीं, हमारा भी है कि हम अपनी बेटियों के हुनर को पहचानें और वहाँ भेजें उन्हें। मेरा बस अभिप्राय ये था मैडम यहाँ पे बिंदु रखने का कि देखिए, जब हम लोग हरियाणा की बात करते हैं कि हरियाणा में स्पोर्ट्स कॉलेज है, भारत सरकार ने बहुत सारे संसाधनों की व्यवस्था की है कि कोई भी बालक या बालिका जा करके इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। लेकिन कमी क्या है मैडम कि हमने कभी अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि खेल कूद में भी आपका स्वर्णिम भविष्य है। तो ये किस लिए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है और साक्षरता का अभाव है। बिल्कुल। तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए कि जब परिवार में कोई बालिका आती है तो कोई जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने, पूरी दुनिया आज बनना चाहती है और बनते भी हैं लोग बाग। तो कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि मैडम हम अपनी बालिका को, बच्ची को ये बताएं कि इन चीज़ों के अलावा खेल कूद भी एक अवसर आपको दे सकता है कि जो आपको राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाने का मौका दे। हाँ बिल्कुल है जी। इसमें सबसे पहले तो मैं स्कूल का ही रोल प्ले करने को बोलूँगी कि स्कूल के अंदर हम लोगों को जैसे पीटीएम होता है, पीटीएम कंपल्सरी कर देना चाहिए, उसमें पेरेंट्स को आना ही आना है। मॉरल टीचिंग होती है, ठीक है, पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है। हाँ, उसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें पेरेंट्स को ही ये समझाना पड़ेगा कि भाई आपके बच्चे के अंदर ये खासियत है, उसके अंदर ये खूबियां हैं, आप इसको निखारने के लिए हमें प्रोत्साहित करें और हम आपके बच्चों को आगे इस दिशा में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे काउंसलिंग जो पेरेंट्स की है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वो बहुत ज़रूरी भी है हर बच्चियों के लिए भी, इवन बच्चियों को भी, बेटियों को भी इस चीज़ की काउंसलिंग की टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि भाई हमने क्या बनाया, छोटा बच्चा ही तो है, उसको क्या पता कि हमने बड़े होकर क्या बनाया। तो उसकी काउंसलिंग टीचर्स को करनी चाहिए या एक अच्छा काउंसलर हर स्कूल में होना चाहिए जो बच्चों को ये समझाए कि आप ये बेटा, आपके अंदर ये खूबी है, आप इसको निखार सकते हैं और इससे इस दिशा में जा सकते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए। तो ये 2-3 माध्यम हैं जिससे हम बच्चों को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। अगर हम ये करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा। और कई बार मैडम एक समस्या और आती है कि हम लोग बालिका सुरक्षा की तो बात करते हैं, लेकिन उनको ना तो पारिवारिक स्तर पे कोई सुरक्षा मिल पाती है, ना या सामाजिक स्तर पे मिल पाती है। और जैसा कि हम लोग देखें कि वर्तमान में जो नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसका एक बहुत ही बड़ा अभियान है कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक बालिका रात के 11 बजे तक भी अगर कहीं जाना चाहे तो वो स्वेच्छा से कहीं भी जा सकती है, पढ़ाई कर सकती है और उसको एक सुरक्षा की फीलिंग हमेशा आनी चाहिए। ऐसा दायित्व का निर्वहन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किया है। तो मैडम आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य में जहाँ पे माना जाता है कि आपराधिक स्तर कितना उच्च था और नवनिर्वाचित सरकार ने आते ही इसको एक बड़े कदम के रूप में उठाने के प्रति अपना मंशा जताई है। तो अब आप देखिए कि क्या इसके प्रति सिर्फ सरकारों का ही दायित्व है या परिवार स्तर पे, समाज स्तर पे, मोहल्ले स्तर पे हम भी कुछ कर सकते हैं इस पे? सभी का ही दायित्व है। सबसे पहले तो परिवार का ही दायित्व है कि बेटी की सेफ्टी, और उसके बाद मोहल्ले का आता है, उसके बाद समाज का आता है, उसके बाद सरकार का आता है। सभी का ही पग पग पे देखो दायित्व तो है। और लेकिन ये सबसे पहले जो हमारी बेटियां हैं उनके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए परिवार स्तर पे हम खान पान की ही बात करें, हम सिर्फ क्यों देखते हैं कि बाजार में जाएगी तभी उसको सुरक्षा चाहिए, परिवार में सुरक्षा चाहिए कि जो खाद्य पदार्थ आप अपने बेटे को देती हैं वैसे ही बालिका को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। खाने का तो देखिए हम तो मैं तो यही कहूँगी कि बेटियों को बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट देनी चाहिए, क्योंकि उसने आगे समाज के अंदर सृष्टि की संरचना करनी है, उसने आगे बच्चे पैदा करने हैं, उसने बहुत सारी ऐसे काम करने हैं जो कि एक सिर्फ औरत ही कर सकती है। तो खान पान तो उसका सबसे अच्छा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बेटियों के, मैं तो कहती हूँ कि बेटियों के दिमाग इतने अच्छे होते हैं, उनके अंदर इतनी उनके दिल, उनका दिमाग, उनका शरीर इतना अच्छा होता है कि अगर हम उसको और अच्छा खान पान दें, उसको अच्छा संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, तो वो अपने आप में वो क्या कल्पना चावला बनेगी, किरण बेदी भी बन सकती है, झांसी भी बन सकती है, वो सब कुछ बन सकती है, क्यों नहीं बनेगी। और वो तो हम लोगों को उसका खान पान का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप कुछ संस्मरण भी बताने वाली थी, अगर वो बताना चाहें। हाँ, मेरे पास मतलब एक बच्ची के बारे में है। एक थी बुशरा, और वो पढ़ाई में तो एवरेज ही थी,
9th क्लास तक उसका मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, लेकिन उसके पास एक बार फीस भरने के लिए नहीं थी, तो उसकी मदर ने अपनी बालियां वगैरह बेच के उसकी फीस जमा कराई। स्कूल में पता चला तो स्कूल वालों ने उसकी वो फीस वापस कर दी और 10th तक वो एवरेज पढ़ी और 11th और 12th के अंदर वो पूरे स्कूल के अंदर 2nd पोजीशन में आई। उसके बाद से उसकी लाइफ चेंज हो गई थी जब उसकी मदर ने बालियां बेची और जब उसकी फीस वापस की गई कि क्यों बेच के करा, स्कूल वालों ने खुद ही उसकी फीस भरनी शुरू कर दी थी, टीचर्स वगैरह ने मिलके। और आज वो जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ती है वो बच्ची, और डिबेट्स वगैरह के अंदर इतने सारे प्राइजेस जीते हैं उस लड़की ने। आज मतलब मैं जब कहती हूँ कि जब एक ऐसा बच्चा जिसके यहाँ कुछ खाने को नहीं है, फीस देने को नहीं है, वो बच्चा इतना चमक सकता है, तो हर बेटी चमक सकती है। सिर्फ एक उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, और ये जज्बा कौन लाता है? टीचर्स लाते हैं। स्कूल वालों ने उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इवन बच्चों ने भी उसको इतना सपोर्ट किया, जिससे आज उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आई, आज हौसला आया। तो सब बच्चे बुशरा बन सकते हैं मैं तो ये कहूँगी। लेकिन मैडम सब बच्चे बुशरा जब बनेंगे जब उनको वही आर्थिक समानता मिलेगी जो बुशरा के माता पिता ने अपनी बालियां बेच के की थी। तो वो तो जज्बा भी होना चाहिए। दूसरा जज्बा, उस स्कूल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने की बालियों को वापस करने के बाद भी बुशरा को एडमिशन दिया, और वो देखिए बच्ची हमारी कहाँ तक पहुँची है। हाँ बिल्कुल, और ये स्कूल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे दिल्ली का पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट की गई थी। इंद्रप्रस्थ स्कूल है, इंद्रप्रस्थ महिला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और यहाँ का जो है ये हवेली के अंदर है और जामा मस्जिद के पास है, और ये हवेली है एक तरीके से जो भी डोनेटेड है, और उसी के अंदर यहाँ पे बच्चियों को पढ़ाया जाता है। आज भी वहाँ पे बच्चियाँ उसी स्तर पे पढ़ती है, और वहाँ पे हर तबके का इंसान आता है पढ़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ का जो स्कूल का मैनेजमेंट है, वो बच्चों को इतना सपोर्ट करता है, बेटियों को पढ़ाई के मामले में। अगर वहाँ पे बच्चों के पास फीस नहीं है तो स्कूल की टीचर्स मिलकर खुद भरती हैं उस स्कूल की फीस। तो बेशक ऐसे स्कूल धन्यवाद के पात्र हैं, और उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जी, तो अभी हमारी चर्चा इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, तो कहीं मत जाइएगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे अपने इस कार्यक्रम के साथ। सुन लो गाँव के लोगों, सुन लो युवक युवतियों, और से सुन लो काम काज के साथ में पढ़ लो, घर बैठे ही सब कुछ पढ़ लो। अरे सब सुन लो भैया, चाहो टीवी वीडियो से पढ़ लो, विषय भी मर्जी के तुम चुन लो। परीक्षा दे के पास भी कर लो, सुन लो भाइयों बहनों सुन लो। ठीक कह रहा है बहनों, शिक्षा ही उद्देश्य हमारा। शिक्षा के मोती तुम चुन लो, सुन लो गाँव के लोगों सुन लो। युवक युवतियों और से सुन लो, घर बैठे ही सब कुछ पढ़ लो। बालको जिंदगी को कामयाब बना लो। सुन लो गांव के लोगों सुन लो, युवक युवतियों और से सुन लो। जी, आप सुन रहे हैं FM 91.2 मेगाहर्ट्ज़ NMS का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, मेरे यानी गौरव शर्मा के साथ, और आज का टॉपिक चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति चौहान, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ में हमारे साथ हमारे कम्युनिटी रेडियो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी मौजूद हैं। मैं आप दोनों का पुनः स्वागत करता हूं, और हमारी चर्चा जो हो रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, उसे हम दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। तो ज्योति जी, हम लोगों ने बहुत सारी बात करी कि कितनी समस्याएं हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है, परिवारों के क्या दायित्व हैं, समाज में क्या स्थिति है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की भी मैंने चर्चा करी है। तो सरकारों का दायित्व तो मैडम एक बड़े स्तर पे है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार का दायित्व सबसे ज़्यादा इसमें है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान में। और अगर हम लोग मैडम थोड़ी सी और इस बात को आगे बढ़ाएं, तो एक महिला होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, आप के मन में कौन से सुधार की संभावनाएं दिखती हैं कि क्या क्या और किया जाना चाहिए इस क्षेत्र में, कि जो भारत सरकार का आज नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अलग को और कैसे आगे बढ़ाया जाए? खासकर कि जैसे मैं देखता हूं कि कई संस्थानों के माध्यम से या कई चिकित्सीय संस्थानों के माध्यम से अगर हम लोग परामर्श केंद्रों की स्थापना करें या सलाह दी जाए बच्चियों को या परिवारों को कि आपको इस तरीके से, इस लेआउट के हिसाब से, इस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना, तो क्या एक सार्थक कदम होगा, या आपके मन में कोई ऐसा सुधार की संभावना दिखती है? हाँ बिल्कुल सार्थक कदम होगा ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसे परामर्श सलाहकार को
अपॉइंट करना चाहिए, जो टाइम पर पेरेंट्स की, बच्चियों की काउंसलिंग करते रहें और बच्चों को समझाएं उनको, ताकि उनको अपना फ्यूचर जो है एमलेस ना लगे। और स्कूल में मैं कहूँगी कि पीटीएम रेगुलर कर देना चाहिए, कि पीटीएम हर महीने, जैसे पब्लिक स्कूल्स होते हैं ऐसे ही इन स्कूलों में भी पीटीएम रेगुलर करें। उसमें पेरेंट्स को बहुत कहा जाए कि पेरेंट्स को ज़रूर वो अटेंड करना चाहिए। और पेरेंट्स को अटेंड करने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ऐसे समझाना भी चाहिए कि आप अगर बच्चियों के लिए ये करेंगे तो आपकी बच्चियों का फ्यूचर इस तरीके से होगा। पेरेंट्स की काउंसलिंग वहाँ पे एज वेल एज साथ में होनी भी चाहिए। और प्रोत्साहन के लिए बेटियों को मैं ये कहूँगी कि टाइम पे सम्मानित भी करना चाहिए, इवन उनके माता पिता को भी सम्मानित करना चाहिए, जिससे माता पिता जो है वो खुद अपनी बच्चियों के लिए एक तरीके से आगे आए काम करने के लिए। अगर आप बेटियों को सम्मानित करते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी ज़रूर करिए। इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। और फिर कुछ ऐसी एनजीओज़ हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। एनजीओज़ को भी मैं कहूँगी कि एनजीओज़ भी एक इस तरीके से रोल बहुत अच्छा प्ले कर सकती हैं और कर भी रही हैं। बहुत सारी एनजीओज़ इस मुद्दे पे काम कर रही हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए, या जहाँ पे शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है वहाँ पे जाकर वो उन महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं जहाँ पे कि शिक्षा नगण्य है। एक तरीके से उन्होंने कभी स्कूलों को शक्ल नहीं देखी, वहाँ पे वो एनजीओज़ जाके पढ़ाने का एक काम कर रही हैं। तो एनजीओज़ भी बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले कर सकती हैं और कर भी रही हैं। और सबसे बड़ी एक और बात मैं ये कहूँगी कि हायर एजुकेशन के लिए लोन की बहुत ज़रूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पैसे की शॉर्टेज की वजह से ज़्यादातर बेटियों को घर पे बिठा लिया जाता है। अगर बेटी कुछ बनना चाहती है लेकिन पैसा नहीं है तो वो नहीं कर पाती है। तो हर लेवल पे एक बेटियों को शिक्षित करने के लिए एक लोन फैसिलिटी ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, या एनजीओज़ को भी इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए कि पैसा मिलके समाज के लोगों को भी करना चाहिए कि अगर बच्चियाँ अच्छी पढ़ रही हैं, अच्छा उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, तो उनको हेल्प करनी चाहिए पैसे की। या रिजर्वेशन इस कैटेगरी पे नहीं होना चाहिए कि भाई आप जाति के आधार पे या उस पर। मैं तो कहूँगी अपने पास से कि रिजर्वेशन अगर है बेटियों के लिए रखिए आप रिजर्वेशन, लेकिन वो भी एक आर्थिक आधार पे रखिए, क्योंकि जो बच्चे गरीब हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, या बहुत इंटेलिजेंट भी हैं लेकिन आगे वो पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहे, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है रिजर्वेशन की बजाय जाति के आधार पर। अगर आप रिजर्वेशन रख रहे हैं तो उसकी बजाय आप आर्थिक आधार पर रख लीजिए। तो बहुत सारी संस्थाएं इन पर काम कर भी रही हैं। और मैंने सुना भी है कि एक कोई राष्ट्रीय करणी सेना है राजस्थान की, बहुत अग्रसर है इस काम के लिए, कि वो रिजर्वेशन कहती है कि आर्थिक मुद्दे पे रखिए, आर्थिक आधार पे आप रिजर्वेशन रखिए, जातिगत आधार पे नहीं रखिए। और देखो आगे परिणाम तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन समाज का, सोसाइटी का, घर का, सबका एक रोल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है बेटियों को पढ़ाने के लिए। मैडम, आपने बालिका शिक्षा के में परिवार का दायित्व बताया, और इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी कारण से आपके परिवार में किसी बालिका की शिक्षा छूट गई है और वो बालिका आपके साथ घर में ही रह रही है, और ख़ासकर एक विशेष धर्म वर्ग की भी मैडम ने बात की थी कि उन बच्चियों को आज भी पर्देदारी व्यवस्था में ही रखा जा रहा है और संकुचित शिक्षा के ही साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उन सभी वर्गों के लिए एक विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एक ऐसा जरिया हो सकता है उन बच्चों के लिए, उन बालिकाओं के लिए जिनकी पढ़ाई या तो छूट गई हो या ऐसे धर्मगत कुंठाओं के चलते उनको पढ़ने के समुचित अवसर नहीं मिले हों। उनके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS शिक्षा के अवसर घर बैठे मुहैया कराता है। घर बैठे का मेरा अभिप्राय है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, आप अपने कंप्यूटर पे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वेबसाइट www.nios.ac.in लॉगिन करें। उसमें देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। ओपन बेसिक एजुकेशन मतलब कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 से लेकर के सेकेंडरी स्तर पे 9 और 10 और सीनियर सेकेंडरी 11, 12 और साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा के समुचित पाठ्यक्रम NIOS में उपलब्ध हैं। और व्यावसायिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 90 के करीब पाठ्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान करता है। तो उन सभी माताओं और अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि आपके परिवारों के उन बच्चों की जिनकी शिक्षा छूट गई है उनको NIOS के माध्यम से दाखिला दिलवाएं। ऑनलाइन दाखिला है, आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से दाखिला लें। बहुत ही कम फीस है मैडम। आपको बताना चाहूँ कि 1500 से 2000 के बीच में एक बच्चा इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की कक्षा यहाँ से उत्तीर्ण कर सकता है हमारे संस्थान के माध्यम से। बहुत अच्छे। तो आप भी जिस NGO से आती हैं, जिस वर्ग से
आती हैं, आपको भी एक प्रयास करना चाहिए कि उन बच्चों को, उन बालिकाओं की जिनकी परीक्षाएं या शिक्षा छूट गई है, उनको NIOS के माध्यम से एनरोल कराएं, जिससे कि वो अपनी परीक्षाएं पूरी कर सके, शिक्षा पूरी कर सकें। और साथ ही साथ मैडम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के CR के माध्यम से आप ये भी बताएं कि बालिका शिक्षा को और कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है। क्या सिर्फ स्कॉलरशिप ही एकमात्र जरिया है जो राज्य सरकार के माध्यम से दी जा सकती है, उसी से प्रोत्साहन मिलेगा, या कुछ और भी तरीका हो सकता है? हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप बेटियों को स्कूल भेजने के लिए अट्रैक्ट करना, स्कूल के अंदर जाने के लिए उनको, पेरेंट्स को भी समझाना, काउंसलिंग करना, ये तो माध्यम हो ही गया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, जो बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप होना, उनको, और करती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है नहीं कर रही है, कर रही है। एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। दूसरा, वहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म्स हैं, बुक्स हैं, इन सब चीज़ों को भी एक तरीके से फ्री देना टोटली, ताकि बच्चियाँ पढ़ सकें। उनको अगर उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं तो वो कहीं उसकी वजह से ना रुके। तो ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे भी रही है, ऐसा नहीं है, स्कूलों में दे भी रही है, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को लागू कराना। सारे सिलेबस पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है सिलेबस है एक ही तरीके का कराना, ताकि बच्चा कहीं से भी पढ़े, चाहे किसी सरकारी स्कूल से पढ़े, चाहे किसी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आओ, लेकिन शिक्षा सब जगह एक सी हो, यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए। यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए, ताकि उन बच्चों के अंदर आगे आने के बाद ये हीन भावना ना पैदा हो कि हमने वहां से पढ़ी है तो हमारे पास उतनी ज्यादा ज्ञान नहीं है जितना इन दूसरे स्कूलों के बच्चों को है। तो ये चीजें खत्म करनी बहुत जरूरी है, और ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि सारी जगह शिक्षाएं एक सी हो, यूनिफॉर्मिटी में हो। और तीसरा है कि मतलब एक मैं ये कह सकती हूँ कि टाइम टू टाइम टीचर्स के लिए भी एक मैं संदेश देना चाहूँगी कि टीचर्स के लिए जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ये सारे स्कूलों के लिए, सारे स्कूलों के टीचर्स को एक साथ एक ही जगह लाके खड़ा करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको समझाना। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के तो सेमिनार्स मैंने देखे हैं, होते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल के टीचर्स के लिए सेमिनार्स नहीं होते हैं। लेकिन पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों के साथ कि वहाँ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं बजाय सरकारी स्कूल के बच्चों के। ये एक है। तो इन सब चीज़ों को टीचर्स के अंदर भी इस काबिलियत को जानना, और उनके अंदर ये सब चीज़ें समझाना कि भाई आपको बच्चे का भविष्य बनाना है, केवल खाली अपना टाइम पास करके नहीं जाना। तो ये सारी ऐसे रूल्स बनाना जो बहुत ज़्यादा सख्त हो, और जिसकी वजह से लोगों का विश्वास जो है सरकारी स्कूलों की तरफ भी आए। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्रोग्राम और भी हैं, जैसे अच्छे अच्छे कोर्सेज चलाना और स्कूलों के अंदर, और अवेयरनेस, पेरेंट्स के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराना, और डिजिटल, खासतौर पे डिजिटल मेथड को अपनाना। पब्लिक स्कूल्स वाले आज की डेट में डिजिटल, हाँ बिल्कुल स्क्रीन पे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, टीवी स्क्रीन पे कुछ दिखाया जाए तो जल्दी कैच करते हैं, बजाय बुक्स को पढ़ के। रट्टाफिकेशन वाला मेथड खत्म करना एक तरीके से। तो डिजिटल स्टाइल से बच्चों को एजुकेशन दिलाना, ये सब, साफ सफाई है ये, और ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी हैं ये, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि करी जाए तो शिक्षा के अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छा समन्वय बैठेगा, मतलब सामंजस्य बैठेगा, और बच्चियां जो है स्कूल आने के लिए तैयार भी होंगी। मैडम, आपने साफ सफाई और स्वच्छता की बात की, तो खासकर मेरा ध्यान गया कि किशोरावस्था में जो बालिकाएं होती हैं उनको भी किसी भी प्रकार की चिकित्सीय परामर्श मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनमें जो शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं, तो उनके आधार पर स्कूलों में क्या डॉक्टर की व्यवस्था हो जानी चाहिए, या परिवार में या समाज में कोई इस तरीके का परामर्श केंद्र होना चाहिए कि जिससे उनको उन परिवर्तनों के बारे में पता चल सके, और साथ ही साथ उनकी कैसी केयर करनी है उसके बारे में पता चल सके। हाँ बिल्कुल, ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए। अच्छे स्कूल वाले जो हैं सब अपने यहाँ पे एक मेडिकल रूम रखते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी रखते हैं, नर्स भी रखते हैं, और बच्चों को अलग से समझाया भी जाता है, काउंसलिंग कहती है। लेकिन सरकारी स्कूलों में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जो अगर है भी तो बहुत कम है, और वहाँ पे बच्चियों को समझाए नहीं तो उनको समझ भी नहीं आता है इतनी जल्दी, क्योंकि घर में भी पेरेंट्स इलिटरेट हैं तो वो भी ढंग से नहीं समझाते हैं। तो स्कूल के अंदर इस तरीके का प्रावधान तो बहुत ज़रूरी है, और सरकार इस तरीके के कोर्सेज भी चला भी रही है, जैसे नैपकिन्स वगैरह प्रोवाइड कराना, बच्चियों को समझाना। लेकिन ये सब जगह इतना ज़्यादा अभी है नहीं। मैं तो कहूँगी कि हर स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए, किशोरावस्था के अंदर उनको ये सारी
जानकारी दिलाना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके के मेडिकल रूम्स होने चाहिए जहाँ पे बच्चियों को डॉक्टर्स जो हैं वो समझा सकें कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे आपको मैनेज करना है, या ठीक है वो बहुत ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए पेरेंट्स क्या, बच्चियों को भी अपने बच्चियों को देखो, बच्चियों को समझ तो होती नहीं है, पेरेंट्स को ज़्यादा समझ होती है, लेकिन बच्चियों को समझाना हमारा कर्तव्य है। और मैं तो ये कहूँगी कि हर वर्ग के लोगों को इसकी एजुकेशन, मतलब सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आपने बताया कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन है उनके प्रति हमको चिकित्सीय व्यवस्था करनी चाहिए स्कूलों में। और खासी खास मैडम अगर हम लोग बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, तो कहीं ना कहीं जो एक रूढ़िवादी था कि हमको हमारे परिवार में एक बेटी की आवश्यकता ज़रूर होती है कि जिससे कि हमारा वंश आगे बढ़े, लेकिन क्या कोई ऐसा संदेश आप देना चाहेंगी कि सिर्फ बेटे से परिवार आगे नहीं बढ़ता है, उसके लिए हमको एक बहू या एक बेटी की भी ज़रूरत पड़ती है? जब आपके परिवार में बहू ही नहीं होगी तो कैसे आपका परिवार आगे बढ़ेगा? तो बहू आएगी कैसे? जब आपके घर में कोई बालिका होगी या किसी और के घर में बालिका होगी तभी ना आपका वंश आगे बढ़ेगा। हाँ, तो इस रूढ़िवादिता को आप कैसे एक छोटे से संदेश के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे मैडम? मैं इसको एक कविता के रूप में कह सकती हूँ। बिल्कुल। बेटी के हर रूप को जानना होगा, उसकी पहचान को पहचानना होगा। माँ बनकर कभी गुरु, कभी गुरूर बनकर बन जाती है वो, इसलिए उसके वजूद को बचाना होगा। हर हाल में शिक्षा का अधिकार भी दिलाना होगा। सर्व शिक्षित अगर हर बेटी होगी, देश की पहचान निराली होगी। हर हौसले को लिखेगी वो बुलंदी की तर्ज पर, शिक्षा में अगर उसकी और समाज की भागीदारी होगी। ये देश में एक अद्भुत रत्न जड़ित चिंगारी होगी, सर्व शिक्षित अगर हर नारी होगी। कभी इंदिरा तो कभी बेदी होगी, कभी झांसी तो कभी पद्मावती होगी। सर्व शिक्षित अगर हर नारी होगी। कभी झांसी तो कभी पद्मावती होगी। और बहुत ही अच्छी कविता थी मैडम, और हम लोग चाहेंगे इसको अगर राइम में करा जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, और मैं प्रयास करूँगा कि इसको राइमिंग करके अच्छे से कविता पाठ के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो बहुत ही अच्छी चर्चा रही मैडम। मुझे लग रहा है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हम लोगों ने जाना कि कैसे धार्मिक परिप्रेक्ष्य होते हैं, कैसे पारिवारिक इसमें दर्शन होता है, कैसे समाज का एक नज़रिया होता है, और कैसे सरकारों की व्यवस्था होती है। और साथ ही साथ हमने विशेष तौर पे जाना है कि अगर एक परिवार से ही अच्छे संस्कार लेके हम आगे बढ़ते हैं तो आगे एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। और रही बात सरकारों की, तो सरकार पूर्णतः आपके घर के अंदर आकर कोई आपको शिक्षा देने में इतनी सक्षम नहीं है। भारत जैसे विशाल देश की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ परिवारों का ही दायित्व माना जाता है। बस सरकार एक सिस्टम, आपको एक व्यवस्था उपलब्ध करा सकती है, चाहे वो आप उसको एनजीओ के माध्यम से ले लें, चाहे सीधे सीधे समझ लें, चाहे स्कूलों के माध्यम से ले लें। तो बस हमको प्रयास ये करना है कि किसी भी प्रकार से अपने नौनिहालों को स्कूल भेजना है और उनकी शिक्षा के प्रति हमेशा सचेत रहना है। तो मैडम मुझे लगता है इस कार्यक्रम में इतनी सारी बातें हुई, और इस कार्यक्रम में आने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।